अभी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है एक प्लांट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिसका नाम है स्ट्रोबिलियंथस कुंजियाना। ठीक है, नाम से आपको कुछ ज़्यादा समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि नाम ही इतना डिफिकल्ट है। लेकिन क्या होता है ना कि इसको नीला कुरिंजी भी कहते हैं। मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन जगहों पे है ना, पहाड़ों पर एक ये स्ट्रोबिलियंथस कुंजियाना नाम का प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि स्ट्रोबिलियंथस कुंजियाना जो है नीला कुरेंजी, वो 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्पन करता है। यानी कि 12 साल में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करके एक ही बार में बहुत अत्यधिक मात्रा में फ्लावर्स उत्पन्न करेगा। तो वहाँ केरल, तमिलनाडु और उनकी जो पहाड़ों की घाटियाँ हैं, उनमें ऐसा एक दृश्य बन जाता है कि जैसे पहाड़ों पे ब्लू कलर की कोई चादर बिछा दी गई हो। पर्यटन की दृष्टि से वो इतना शानदार नज़ारा होता है। जैसे ब्लू कलर, नीले कलर के पुष्प होते हैं उसके, नीले कलर की पूरी घाटियाँ होती हैं, पहाड़ों पे पूरा नीला नीला चारों तरफ ऐसा बीत जाता है। बहुत शानदार नज़ारा होता है। अगर आपको कभी जाने को मिले वहाँ पर, तो आप केरल, तमिलनाडु उस साइड विजिट करें। तो 12 वर्षों में एक बार ये प्लांट सितंबर और अक्टूबर के बीच में खिलता है। यानी कि 12 वर्षों में एक बार सितंबर और अक्टूबर के महीनों के बीच में इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि वो दृश्य जो होता है वो सच्ची में देखने लायक होता है। वो एक और जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे भी सितंबर और अक्टूबर के बीच में ही आता है। तो फ्यूचर में प्लान है मेरे बर्थडे के दिन यहाँ पे जाए, जब इसमें पुष्पन हो, तो मैं तो वो नज़ारा देखने वाला हूँ। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ, कृपया केरल, तमिलनाडु उस साइड जाएं और स्ट्रोबिलियंथस कुंजियाना प्लांट को देखें, इसकी खूबसूरती को देखें, इसके नज़ारे की खूबसूरती को देखें। आपकी बुक ने इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछाई दिखाई पड़ता है, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इसकी ओर आकर्षित होती है। हर साल बहुत से सैलानी वहां पर जाते हैं, देखते हैं इस मंजर को। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई है आपकी। याद रखना ही है, नीला कुरिंजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में याद रखना। स्ट्रोबिलियंथस कुंजियाना, ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पहाड़ों पर, उनकी घाटियों पे एवं सड़क के किनारों पे ऐसे पुष्प पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करते हैं। और 12 वर्षों में एक बार रिप्रोडक्शन करके जो पुष्पन करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ के पहाड़ों के ऊपर नीले कलर की एक चादर बिछा दी गई हो। ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा होता है, इसको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, स्ट्रोबिलियंथस कुंजियाना हमने देख लिया है इसके बारे में। तो अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें क्या होता है, पोइट्री फॉर्म में जो मुर्गियाँ होती हैं उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब इंजेक्शन मीन्स कुछ बर्ड्स होते हैं वो एक मौसम आने पे एग देते हैं, ठीक है, लेकिन पोइट्री फॉर्म जो होते हैं उनमें मुर्गियों को इंजेक्शन दिए जाते हैं। किस लिए? ताकि वो पूरे साल एग प्रोड्यूस करने की क्षमता विकसित कर सके। इनको इंजेक्शन देके इस लायक बनाया जाता है जिससे वो पूरे साल, यानी कि पूरा साल ये एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगी कि इंजेक्शन देके उसको पूरे साल अंडे देने के लिए सक्षम बनाया जाता है, ये प्रोसेस जो है वो जनन क्रिया से संबंधित ना होकर बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति की गई है, जो कि मानव के कल्याण के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, आपकी बुक कह रही है कि ये जो प्रोसेस है उसको जनन क्रिया में ना गिन के, उससे संबंध ना रख करके, इसको एक व्यापार की दृष्टि से बहुत उपयोगी माना जाता है। ठीक है, यही समझाना था, बहुत सिंपल सी बात थी। समझ गए होंगे आप पोइट्री फॉर्म के बारे में कि उसमें मेनली होता क्या है। बढ़ते हैं अभी आगे इससे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते समझते हम उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो है एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। आपकी बुक ने इसमें बताया हुआ है किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस एंड कायिक प्रावस्था, जो कि प्लांट्स में होती है, उनके बारे में। तो अभी हम इसको समझेंगे कि आखिर किशोरावस्था कौन सी फेज होती है। तो इसमें क्या होता है मेनली कि इसमें ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन सब में ग्रोथ होती है। कौन से फेज में? किशोरावस्था में। मेनली हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ये जो किशोरावस्था जो होती है उसमें क्या होता है, ग्रोथ फेज होती है ये। उसमें सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जनन अंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सब मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ हुई, बहुत अच्छे से वो मैच्योर हो गए। अब मैच्योर होना यानी कि किशोरावस्था ने ग्रोथ करके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर कर लिए। अब मैच्योरिटी के बाद में एक दूसरी स्टेज आती है, वो आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स एडोलसेंस में बॉडी ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर कर दिए। कैसे किए? उनमें ग्रोथ हुई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हुए, उसके बाद में मैच्योर होने के बाद में वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि उसके बाद में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो तैयार है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो फेज कहलाएगी वो तो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगी, जो कि किशोरावस्था के बाद आती है। और किशोरावस्था रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड ऑर्गन्स उनको ग्रोथ करवा के मैच्योर करने की फेज है। ठीक है, लेकिन ये तो ह्यूमन की बात कर ली हमने, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, इसको किशोरावस्था ना कह करके वेजिटेटिव फेज कहते हैं, यानी कि कायिक प्रावस्था। ठीक है, अब इसको वेजिटेटिव फेज से समझेंगे, लेकिन मेनली इसमें दोनों में अलग अलग समझने की कोई बात है नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ इनका नाम अलग अलग दिया गया है। इसे वेजिटेटिव फेज यानी कि कायिक प्रावस्था कहते हैं, एंड ये किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं इसमें आगे। हमने अभी कुछ देर पहले किशोरावस्था पढ़ी थी, अभी हम कुछ साइकिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है ओएस्टर साइकिल यानी कि इसको कहते हैं मध्य चक्र, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ऋतुस्राव चक्र। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप बेसिकली जानते ही होंगे कि ह्यूमंस में होती है, फीमेल्स में। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे ओएस्टर साइकिल से। इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स की साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओएस्टर साइकिल्स। तो इसमें क्या होता है कि पहले इसको देखते हैं। सेशनल यानी कि सेशनल टाइप का रिप्रोडक्शन जिन एनिमल्स में होता है उनमें ये प्रोसेस पाई जाती है, यानी कि उसमें ये साइकिल्स पाया जाता है, यानी कि सेशनल यानी कि मौसमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो वो एवरी मंथ आते हैं। ठीक है, एवरी मंथ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर महीने इसको आना है। लेकिन सेशनल में क्या होता है कि एक मौसम होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है, उसी टाइम पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि वो टाइम पीरियड है उसमें ही ब्लीडिंग होती है और उसमें ये साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें समझने की बात क्या है कि जो ओएस्टर साइकिल होता है उसमें बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो ब्लड सीक्रेट होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, जो कि आप जानते ही हो मेनली ह्यूमन में, फीमेल्स में होता है कि एवरी मंथ ये साइकिल्स आती हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है। इसके एग्जांपल ह्यूमन, मंकी एंड एप। ये मंकी एंड एप, मंकी यानी बंदर एंड एप भी एक बंदर की स्पीसीज होती है, वो आप जानते ही हो बेसिकली, लेकिन मैंने हम ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे। एवरी मंथ में क्या होता है बेसिकली कि ओएस्टर साइकिल का एक एग्जांपल लेते हैं डॉग। ठीक है, तो डॉग में क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अभी ये दूर दूर रहेंगे, लेकिन जब इनका सीजन आएगा रिप्रोडक्शन करने का तब देखना आप, तब ये डॉग आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उनका सीजन आया है। यानी कि ये जो साइकिल है वो मौसमी साइकिल है, यानी कि सेजनल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डॉग होते हैं वो सेजनल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले जीवों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या होता है एवरी मंथ, तो मतलब जब चाहो तब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों साइकिल क्लियर हो चुकी होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एग्जांपल मैंने देख लिया है, ह्यूमन, मंकी एंड एप। एंड ओएस्टर साइकिल यानी कि मध्य चक्र का हमने एग्जांपल देख लिया है, डॉग। ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका है ये। अभी बढ़ते हैं इससे आगे। हमने किशोरावस्था पढ़ा, ओएस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ी। अब हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेज हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो ये तीनों फेज पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ
कि जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है यानी कि निषेचन से पहले की जो प्रावस्था, उसमें क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। मेनली आपको मैंने पहले आगे की वीडियो में समझाया था कि गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक बनना, मेल ने स्पर्म बनाए एंड फीमेल ने एग बनाए, उन युग्मकों का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाया, यानी कि युग्मक का निर्माण होना। सेकेंड इसमें क्या आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में कि गैमेट ट्रांसफर यानी कि युग्मकों का ट्रांसफर हुआ, यानी कि फीमेल के अंदर एग बन गए, फिर एग के पास स्पर्म ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये जो स्टेज था वो था गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद में क्या होता है गैमेटों का ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद में होगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में युग्मक बनना और भ्रूण बनना, वो सब प्रोसेस आती है इसमें, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो ये सब पूरी प्रोसेस हम बहुत डीपली कवर करेंगे, इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।